हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर सोनिया कुशवाहा आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। दोस्तों, ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एजुकेशन, मेरी एजुकेशन हिस्ट्री, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया है, उत्तराखंड सेट किया है, यूजीसी नेट किया है, बीएड किया है, सीटेट पेपर 1 और 2 किया है एंड पीएचडी भी पॉलिटिकल साइंस में की है एंड प्रेजेंटली मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कंपैरेटिव स्टडी राष्ट्रपति और राज्यपाल के अनुच्छेद और साथ ही साथ मंत्री परिषद, दोनों ही केंद्र की और साथ ही साथ राज्य की। दोस्तों, मेरे पास बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे और मैंने देखती हूँ कि मोस्टली बच्चे इन आर्टिकल्स में क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करें और जिसकी वजह से आपके जो सारी कन्फ्यूजन्स हैं यहाँ पे वो क्लियर हो जाएं। जब हम इसको साइड साइड में रख के दोनों की तैयारी करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे कन्फ्यूजन्स क्या होंगे, अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो हैं वो भाग 5 में और अध्याय 1 में दिए हुए हैं और ये है केंद्र की कार्यपालिका। ठीक है। जो राज्यपाल हैं वो भाग 6 में दिए हुए हैं, यानी कि ये भाग 5 में और ये भाग 6 में। अध्याय 1 है, यहाँ पे अध्याय 2 है और ये है राज्य की कार्यपालिका। दोस्तों, मैं बच्चों का टेस्ट ले रही थी तो मैंने देखा कि एक बच्चे ने बहुत ही आसान सवाल कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। इसका आंसर क्या लगाया, प्रधानमंत्री। जबकि किस में निहित होती है, केंद्र में निहित होती है ये राष्ट्रपति में और राज्य में निहित होती है ये राज्यपाल में। तो छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये बड़ी चीज़ है जिसे हम ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आर्टिकल्स देखते हैं। तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक किसके बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। वहीं आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल के बारे में बताया गया। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 52 है और यहाँ पे हम एक बढ़ा देते हैं तो 53 हो गया, यानी कि 153 से लेकर 162 तक हमें क्या ध्यान रखना है, हमारा राज्यपाल। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक अनुच्छेद को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि एक राष्ट्रपति होंगे। 53 में बताया गया कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। देखिए दोस्तों, साफ साफ आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। ठीक है। 54 में बताया गया है निर्वाचन। 55 में बताया गया निर्वाचन की रीति कि राष्ट्रपति को किस रीति से निर्वाचित किया जाएगा। 56 में बताया गया है कार्यकाल या पदावधि, जो कि कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। 57 में बताया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता कि जो राष्ट्रपति हैं उनको दोबारा चुना जा सकता है या नहीं चुना जा सकता। 58 में बताया गया है निर्वाचन की अहर्ताएँ और 59 में बताया गया है राष्ट्रपति पद की सेवा शर्तें। ठीक है। 60 में बताया गया है राष्ट्रपति पद की शपथ। शपथ कौन दिलाता है इन्हें, तो शपथ दिलाते हैं इन्हें कौन, सीजीआई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो इन्हें क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। ठीक। 61 में महाभियोग लगा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। 61 में महाभियोग लगा जाता है। 62 में आकस्मिक रिक्ति भरने संबंधी प्रावधान है। उसके बाद आते हैं हम सीधे 71 पे, क्योंकि बीच के जो अनुच्छेद है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो निर्वाचन में मतभेद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है कि आर्टिकल 71 के निर्वाचन में अगर किसी प्रकार का मतभेद हो जाए राष्ट्रपति के, तो उसका निर्णय कौन करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। 72 में क्षमादान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 123 में अध्यादेश जारी करना। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, जो कि आर्टिकल 123 में बताई गई है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद जो हमें बिल्कुल भूलना ही नहीं है। तो सबसे पहला ये है, एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें भूलना ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित है। उसके बाद निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचन की रीति क्या है, 55 में बताया गया है, एकल संख्यमणीय मत पद्धति द्वारा। कार्यकाल 56 में कितना है, 5 वर्ष। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, एक बार को भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। निर्वाचन के लिए अहर्ताएँ, 35 वर्ष की आयु, आर्टिकल
8, ये भी अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है 59, कोई बात नहीं अगर भूल गए तो, लेकिन 60 मत भूलिएगा। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाते हैं, CJI यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। 61 नहीं भूलना है, महाभियोग। उसके बाद 71 नहीं भूलना है हमें, निर्वाचन में मतभेद का निर्णय कौन ले रहा है, सर्वोच्च न्यायालय। 72 नहीं भूलना है, समाधान। और 123 नहीं भूलना है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इतनी चीज़ें हमें राष्ट्रपति से याद रखनी है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं किस पर, राज्यपाल पर। राज्यपाल को देखते हैं। चलिए अब राज्यपाल को देख लेते हैं। हमने देखा है कि भाग 6 में अध्याय 2 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, राज्यपाल में। आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक। अब देखिए एक एक नंबर बढ़ गया है, यहाँ 52 हो गया, यहाँ 53 हो गया, यहाँ 51 हो गया, यहाँ 62 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोरिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रमुख अनुच्छेद। 153 में बताया गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, आर्टिकल 154 में बताया गया है। 155 में बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी राज्यपाल की, और वो उसी के प्रसाद पर्यंत क्या रहेगा, अपने पद पर कार्य करेगा। ये बताया गया है आर्टिकल 56 में। और त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। टाइम कितना रहेगा, टर्म ऑफ ऑफिस 5 वर्ष। तो ये तीनों चीज़ें किस में बताई गई हैं, आर्टिकल 156 में। क्या क्या, कि प्रसाद पर्यंत रहेगा किसके, राष्ट्रपति के। त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को। अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 157 योग्यता कितनी है, इसकी भी योग्यता कितनी है, एज कितनी है कह सकते हैं, 35 वर्ष। शपथ, शपथ कौन दिला रहे हैं, तो इनको शपथ दिला रहे हैं CJS। आर्टिकल 159 बता रहा है कि CJS यानी कि उस राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, वो इन्हें उनकी उपस्थिति में जो राज्यपाल महोदय होंगे वो क्या लेंगे, शपथ लेंगे। ठीक है, इन्हें क्षमादान मिला हुआ है 161 में। ठीक है, राष्ट्रपति को 72 में मिला था, राज्यपाल को 161 में मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री से परामर्श पाने की शक्ति, आर्टिकल 167 में। और राष्ट्रपति जैसी ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 213 में। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग याद कर सकते हैं, देखिए यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी, राष्ट्रपति की, आर्टिकल 123 में। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को यहाँ से निकाल कर आगे लगा दें अगर, ठीक है, 2 को बीच में से लगा के निकाल के अगर हम आगे लगा दें तो क्या हो जाएगा, तब हम देख रहे हैं क्या हो जा रहा है, ये राज्यपाल की शक्ति बन जा रही है। कैसे, 223 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब हमने क्या किया, इस 2 को यहाँ से हटा दिया और यहाँ लगा दिया, तो 213। ये किसकी शक्ति बन गई, ये बन गई राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मंत्रिपरिषद। ये दोनों ही अनुच्छेद जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों ही अनुच्छेद क्या करते हैं, ये जो अनुच्छेद हैं ये दोनों केंद्र में क्या करते हैं, केंद्र में जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। और ये दोनों अनुच्छेद क्या करते हैं, राज्य की, ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि ये राज्य की हो गई और ये किसकी हो गई भला, केंद्र की। ठीक है, ये किसका हो गया, केंद्र के बारे में हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल जो 74 है, 74 क्या कहता है, 74 कहते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, आर्टिकल 74 ये कह रहा है, जिसका प्रधान कौन होगा, PM, यानी कि प्रधानमंत्री उसका PM होगा। इसके बाद है आर्टिकल 75। ये आर्टिकल 75 ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन पहले क्या होता था ना, सिंपली मंत्रियों के बारे में उपबंध करके पूछा जाता था कि किस आर्टिकल में मंत्रियों के बारे में उपबंध है।
आर्टिकल 75, 74, 76 ऐसे करके। लेकिन आजकल आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस कारण से क्या हो गया है, अब डीप क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब कैसे पूछते हैं, अब आपसे ये पूछेगा कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहेंगे, ठीक है, ये किस आर्टिकल से दिया गया है, और आपको आंसर देगा 75 का 1, 2, 3 या 4। अब यहाँ के लिए क्या करना होगा, अब आपको इसके लिए ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप इसका सटीक आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल जो 75 है, 75 में पहला जो सब आर्टिकल है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेंगे सबसे पहले तो, और फिर पीएम की सलाह से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ये किस में बताया गया है, 1 में। इसके बाद आते हैं 2 में। 2 में बताया गया है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तभी तक। ठीक है, उसके बाद तीसरे में क्या बताया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अनुच्छेद के ना एक एक जो सब क्लॉज है सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा है मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं, तो मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद पांचवा सब क्लॉज है कि कोई मंत्री 6 माह से अधिक बिना किसी भी सदन का सदस्य हुए क्या नहीं रह सकता, मंत्री पद पर नहीं रह सकता। छठे में बताया गया है वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा भला, निर्धारित करेगी भारत की संसद। ठीक है, कि वेतन भत्ते क्या होंगे। ठीक, तो ये है संविधान का आर्टिकल 74 और 75। ये पूरा हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल 76 भी ऐड कर दिया गया है साथ में रखने के लिए, कि आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया केंद्र में, जिसको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल हम इसे यहाँ पे कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला अनुच्छेद। ठीक है, अब हम चलते हैं और देखते हैं क्या स्टेट में कि राज्यों में क्या स्थिति है। तो राज्यों में हम देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। तो राज्यों में क्या है, राज्यों में सेम आर्टिकल जो सेम चीज़ें हैं वो आर्टिकल 163 में दी गई हैं। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। सबसे पहले मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच के लिए नहीं जाएगी। ये आर्टिकल 163 में कहा गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि मंत्रियों ने जो राज्यपाल को सलाह दी है वो किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, उसकी जांच नहीं की जाएगी। आर्टिकल 163 के 3 में ये कहा गया है। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं आर्टिकल 164 पर। 164 में बताया गया कि राज्यपाल एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, उनकी सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत सारे मंत्री क्या करेंगे, अपना पद धारण करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 में बताया गया है विधानसभा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा इसको कंपैरिजन करते हुए पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 75(3) में बताया गया है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, और यहाँ पे 2 में बताया गया है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, हम इसे कंपैरिजन करते हुए याद कर सकते हैं। उसके बाद 3 में बताया गया है कि शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। यहाँ कौन दिला रहे हैं, राष्ट्रपति, यहाँ दिलाएंगे राज्यपाल। सेम चीज़ यहाँ भी है आर्टिकल 164(4) में, कि 6 माह से अधिक कोई भी बिना संसद के किसी विधानसभा के किसी विधानमंडल के किसी का सदस्य हुए बिना कोई भी 6 महीने से अधिक क्या नहीं रह पाएगा, मंत्री नहीं रह पाएगा। और 5 में बताया गया है वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगी, विधान मंडल जो है वो निर्धारित करेगी। देखिए यहाँ पे संसद निर्धारित कर रही है, यहाँ पे विधान मंडल निर्धारित कर रही है। ठीक है, यहाँ पे 6 चीज़ें इसमें दी गई हैं और यहाँ पे सिर्फ 5 दी गई हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो है 6 चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पे सिर्फ 5 चीज़ें दी गई हैं। तो इसे एक एक को हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। कंपैरिजन करके आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आई थिंक याद भी हो गया होगा। आर्टिकल 164 के बाद मैंने यहाँ 165 भी ऐड कर दिया गया है, जिसमें क्या है कि आर्टिकल 165 क्या बता रहा है कि एक महाधिवक्ता होगा। जैसे यहाँ सेंटर में क्या है, महान्यायवादी है ना, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं,
वैसे ही यहाँ पे एक महाधिवक्ता होगा जिसे एडवोकेट जनरल कहेंगे। एक चीज़ बच्चे और ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, मैंने देखा है, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या होता है ना, कई बार अटॉर्नी जनरल को आपको हिंदी में लिख के दे देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जो अटॉर्नी होता है ना वो बड़ा है, ठीक है, तो वो सेंटर में हो जाएगा, और जो एडवोकेट है ना वो छोटा है, तो वो कहाँ है, स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे क्या करेंगे, याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा कि मैंने कंपैरेटिवली इसको जोड़ के पढ़ाने की कोशिश करी है। और भी मैं इसी तरीके की वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आगे भी इस तरह की वीडियो ला सकूं। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।